नमस्कार विद्यार्थियों। अंग्रेजों को हम भारत ले आए थे पिछली बार। हमने सोचा था कि सारे यूरोपियन के बारे में हम बताएंगे। यूरोपियों के द्वारा भारतीयों के लिए जो जल मार्ग खोजा गया, भारत के लिए जो जल मार्ग खोजा गया, उसके बारे में हमने बात की थी। हमने थोड़ा बात की थी कि भारत में क्यों इस तरीके से यूरोपियन जल मार्ग के रास्ते ही आए थे, क्योंकि हमने बात की थी कि कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया या इस्तांबुल का जो फॉल हुआ था, उस्मानिया साम्राज्य ने जीत लिया था। इस वजह से जल मार्ग की खोज हुई वास्को डी गामा ने 1498 में, और उसके बाद में पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद में डच आए, फिर उसके बाद में इंग्लिश आए, फिर उसके बाद में डेनिश आए, फ्रेंच आए और स्वीडिश आए। इस तरीके से हमने क्रम जाना था। हालांकि कंपनियों के क्रम में पहले पुर्तगीज ने कंपनी बनाई, फिर अंग्रेजों ने एक्चुअली कंपनी बनाई, फिर बाद में डचों ने कंपनी बनाई। उसमें से हमने ये जान लिया था लास्ट क्लास में कि चूंकि पुर्तगाली थे तो पुर्तगाली या पुर्तगीज को तो हरा दिया था किसने? डचों ने मात दे दी थी, तो डचों ने मात दे दी साहब, इनको हरा दिया। अंग्रेजों ने भी इनको हरा दिया, अंग्रेजों ने भी इनको हरा दिया, तो ये तो खत्म हो गए, ये तो खत्म हो गए। अब अंग्रेजों ने डचों को भी हरा दिया, ये भी खत्म हो गए। ठीक है, अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में हमें जानना है कि किस तरीके से युद्ध हुए था, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। और आपको पता होगा एक और स्वीडिश आए थे, तो स्वीडिश तो भारत में आए ही नहीं थे, है ना। स्वीडिश ने तो भारत में स्थापना ही नहीं की। और डेन यानी कि डेनमार्क वाले, उनको भी अंग्रेजों को सामान बेच के 1745 में चले गए थे। तो भारत से सबसे पहले जाने वाले कौन थे? डेन। तो भारत के अंग्रेजों के कॉम्पिटिटर कौन रह गए? केवल फ्रेंच। पुर्तगाली हार गए, डच हार गए, डेन बेच के चले गए, स्वीडिश आए नहीं, अब फ्रेंच बचे। तो फ्रेंच के बारे में हम जानेंगे, इंग्लिश और फ्रेंच का संघर्ष के बारे में जानेंगे। इंग्लिश और फ्रेंच के संघर्ष के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना है, जो मैंने छोड़ दिया था, कि इंग्लिश ने भारत में कैसे अपनी सत्ता स्थापित की, यानी कहाँ कहाँ उन्होंने कारखाने लगाए, कैसे उन्होंने अनुमति ली, कौन कौन उनके गवर्नर वगैरह आए, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। फ्रेंच के बारे में संघर्ष भी देखेंगे, और फिर बाद में दूसरे भारतीय राजाओं के साथ में अंग्रेजों ने किस तरीके से संघर्ष किए, और उत्तरवर्ती मुगल कौन कौन हुए, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश के बारे में जानते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अंग्रेजों ने कंपनी कब बनाई? अंग्रेजों ने अपनी कंपनी बनाई 1600 ईस्वी में। किस नाम से? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी बनाई साहब। ये भारत में आए सबसे पहले। 1600 में किसका शासन होगा? देखिए जरा, 1600 में शासन होगा भारत में अकबर का। 1605 में मृत्यु हुई थी, तो 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। उसी टाइम 1600 में जब इन्होंने कंपनी बनाई, तो इसका एक प्रतिनिधि आया था भारत में, रॉल्फ फिच, अकबर के शासनकाल में। मैंने आपको उस समय लिखाया भी था, अकबर में देख लीजिएगा, रॉल्फ फिच आया साहब। ठीक है, बाद में जब 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई, तो यहां पर 1608 ईस्वी में जहांगीर आ गया, क्योंकि अकबर की मृत्यु के बाद में जहांगीर का शासन है। तो जहांगीर के शासन काल में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस चूंकि अलग अलग लैंग्वेजेस बोलता था, जहांगीर उससे बड़ा अट्रैक्ट हुआ, जहांगीर को बड़ा फैसिनेट लगा उसको देखकर, तो उसने उसको इंग्लिश खां बोला। क्या बोला? इंग्लिश को भी खां बना दिया कि इंग्लिश खां आप। 400 का मनसब दे दिया और खुशी खुशी विदा कर दिया। उसने बोला कि सर हमें फैक्ट्री खोलवाने की इजाजत दीजिए, उसके लिए आया हूं मैं तो उन्होंने बोला कि नहीं साहब, अभी तो इजाजत नहीं देंगे, आप चले जाओ। तो इन्होंने क्या किया, एक अस्थायी फैक्ट्री जरूर सूरत में खोली थी, लेकिन वो उनको लाइसेंस नहीं मिला था। बाद में क्या हुआ, इनको लगा कि सूरत में फैक्ट्री नहीं खोल पा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, मसूलीपट्टनम में। तो इंडिया को अगर आप मैप में ऐसे देखें तो इधर तो है सूरत, यहाँ पर तो है सूरत, और यहाँ है मसूलीपट्टनम। तो यहाँ 1608 में ये खोलते हैं, अनुमति नहीं मिलती, तो 1611 में मसूलीपट्टनम में खोलते हैं। ये भी अस्थायी फैक्ट्री होती है। ये भी कौन सी फैक्ट्री होती है? अस्थायी। लेकिन बोला जाता है ये पहली फैक्ट्री इनकी मसूलीपट्टनम में। फिर बाद में इनको क्या मिलता है? 1612 में लाइसेंस मिल जाता है। 1612 में लाइसेंस किससे मिलता है? 1612 में जहांगीर का बेटा खुर्रम यहाँ का शासक होता है, गुजरात का। वो बोलता है कि नहीं, खोल लो फैक्ट्री। तो 1612 में फैक्ट्री खोलते हैं, और चूंकि जब फैक्ट्री खोलते हैं तो यहाँ पर पुर्तगाली होते हैं सूरत में, तो उस समय वो व्यापार कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं ये लोग आ जाएंगे तो हमारे व्यापार का क्या होगा। तो युद्ध होता है, और युद्ध होता है, वो होता है बैटल ऑफ सुवाली। सुवाली का युद्ध होता है, और अंग्रेज जो है मात दे देते हैं किसको? पुर्तगालियों को। जब अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को मात दे दी, तो पुर्तगाली तो कहीं के नहीं रहे। वो सिर्फ कहाँ बच कर रह गए? गोवा में बच के रह गए, दमन में, दीव में, इस तरीके छोटी छोटी जगह पर बच के रह गए। अंग्रेजों ने हरा दिया साहब। और 1615 में अंग्रेजों का एक स्पेशल प्रतिनिधि आता है, जिसको टॉमस रो बोला जाता है, जहांगीर के दरबार में आता है, और जहांगीर से अनुमति ले लेता है मुगल सल्तनत के विभिन्न भागों में अपनी अलग अलग जगह फैक्ट्री या अपने अपने अलग अलग जगह ऑफिसेस खोलने के लिए। तो इस तरीके से अंग्रेज जो हैं अलग अलग जगहों पर ये फैक्ट्री खोलने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अंग्रेजों के 3 बड़े सेंटर थे उस समय। एक तो था मुंबई, यानी जिसको उस समय बंबई बोलते थे।
एक था इनका कलकत्ता और एक था इनका मद्रास। तो ये मद्रास, कलकत्ता और मुंबई, ये तीन सेंटर इन्होंने बड़ी मुश्किल से स्थापित किए। उसकी कहानी थोड़ा बता देते हैं ताकि आर्थिक रूप से कैसे सक्षम बनेंगे इनके बारे में जान लीजिए। तो सबसे पहले देखिए 1600 में इनको लाइसेंस मिला, रॉयल चार्टर मिला। रॉयल चार्टर का मतलब एक नियमों का पुलिंदा जिससे के द्वारा आपको अनुमति मिलती है किसी चीज को, उसको रॉयल चार्टर बोलते हैं। किसने दिया? क्वीन एलिजाबेथ ने दिया। क्या किया इन्होंने? डिक्लेयर किया, ये डिक्लेयर किया कि मोनोपोली होगी ट्रेड विथ ईस्ट, यानी मोनोपोली का मतलब क्या है? आपको एकाधिकार दिया जाता है, पूर्व के साथ व्यापार करने का आपका एकाधिकार है, दूसरी कोई कंपनी व्यापार नहीं करेगी। हमारी तरफ से ऑथोराइज्ड कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो पूर्व के साथ व्यापार करेगी। ठीक है साहब, दे दिया इन्होंने। 1608 में मैंने आपको बता दिया कैप्टन हॉकिंस आया, इसको इंग्लिश खां की उपाधि दे दी, ये मैंने बताया आपको। 400 का मनसब दे दिया लेकिन अनुमति नहीं दी सूरत में फैक्ट्री खोलने की। 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली, बता दिया मैंने आपको, ये अस्थायी थी। 1612 में सुवाली की लड़ाई हुई, पुर्तगालियों को हरा दिया, सूरत में फैक्ट्री बना दी इन्होंने। 1613 में फर्स्ट फैक्ट्री, परमानेंट फैक्ट्री। तो कभी कभी आंसर में ध्यान रखिएगा, पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की कहाँ खुली? कई जगह आंसर सूरत मिलता है, कई जगह मसूलीपट्टनम मिलता है। एक्चुअल में तो मसूलीपट्टनम खोली गई थी, लेकिन अगर मसूलीपट्टनम ऑप्शन में नहीं हो तो फिर सूरत टिक करिएगा। 1615 में मैंने बताया टॉमस रो भारत में आया, टॉमस रो जहांगीर से मिला, और ये जो है जेम्स वन उस समय किंग थे वहां के, जेम्स वन जो किंग थे उनका एम्बेसडर बन के आया, ब्रिटिश साम्राज्य का दूत बन के आया। मुगल साम्राज्य के विभिन्न राज्यों में फैक्ट्री खोलने का शाही फरमान इसको मिल गया, तो अलग अलग जगह पे फैक्ट्रियां खोल देंगे, अलग अलग जगह फैक्ट्रियां खोलेंगे। और इनकी किस्मत अच्छी है। इनकी किस्मत क्या अच्छी होगी कि ब्रिटेन के एक राजा थे चार्ल्स, वो कैथरीन से विवाह करते हैं जो पुर्तगाली राजकुमारी होती है, और पुर्तगाली राजकुमारी के दहेज के रूप में इनको मुंबई मिल जाता है। मुंबई उस समय बसा हुआ नहीं था, तो मुंबई इनको दहेज में मिल जाता है। इसी तरीके से ये यहाँ पर जमीन ले लेते हैं मद्रास में, तो वहां पर भी मद्रास उनको मिल जाता है। कलकत्ता में भी 2-3 गांवों को मिलकर ये कलकत्ता बसा लेते हैं। इसी तरीके से इनका काम चलता है, बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र ये बना देते हैं। देखिए क्या है, 1632 में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को गोलकुंडा के राजा अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा सुनहरा फरमान मिलता है, इसको हम बोलते हैं गोल्डन फरमान। गोल्डन फरमान क्या मिलता है? गोल्डन ऑर्डर मिल लीजिए, रॉयल ऑर्डर, गोल्डन ऑर्डर मिल लीजिए। क्या मिला? इन्होंने बोला कि गोलकुंडा रियासत के किसी भी भाग में आप 500 पेगोडा दीजिए और व्यापार करिए। तो उस समय गोलकुंडा रियासत हुआ करती थी। देखिए सन कौन सा है? 1632, और 1632 में गोलकुंडा अंग्रेजों के अधीन नहीं है। मैंने आपको बताया गोलकुंडा और बीजापुर को तो औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिलाया था 1676 ईस्वी में, 1686 ईस्वी में। तो ये गोलकुंडा उस समय अलग रियासत थी, तो गोलकुंडा के द्वारा फरमान मिला, सुनहरा फरमान मिला कि आप जो है हमारे राज्य में कहीं पर भी शासन करिए, कहीं पर भी व्यापार करिए, 500 पेगोडा दे दीजिए। मैं पेगोडा का मतलब वही सोने के सिक्के, ये अच्छा था। 1639 में इनको मद्रास की स्थापना का अधिकार मिला। फ्रांसिस डे नाम का एक अंग्रेज था, तो मद्रास चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर लिया। मद्रास एक छोटी सी जगह हुआ करती थी उस समय, तो इन्होंने चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर ले लिया, क्योंकि कोस्टल सिटी है, इनका व्यापार कोस्ट से ही होता था, तट से होता था, बंदरगाह टाइप था, तो इन्होंने चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर ले लिया। और वहां पर इन्होंने एक किला बनाया, उस किले का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहां पर कर ली इन्होंने? मद्रास में कर ली स्थापना, और मद्रास को पट्टे पर लेकर काम कर लिया इन्होंने। ठीक है साहब, यहां पर लिखा है फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, तो 1639 में इनको एक बड़ा व्यापारिक केंद्र मिला मद्रास, आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए। फिर 1661 में इनको मुंबई मिल गया दहेज में, ये मैंने आपको लिखा है, ध्यान रखिएगा। और मुंबई दहेज में जब मिला, चार्ल्स का विवाह हुआ कैथरीन से, पुर्तगाली राजकुमारी थी, चार्ल्स जो है यहाँ के राजा थे, तो इनको मुंबई मिल गया। और बाद में मुंबई मिल गया मतलब मुंबई की जमीन इनको मिल गई। तो गेराल्ड अंगियर नाम का एक व्यक्ति था, उसने मुंबई शहर बसाया। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा। फ्रांसिस डे ने मद्रास बसाया जो चंद्रगिरी के राजा से मिला था, गेराल्ड अंगियर ने मुंबई बसाया जो इनको दहेज में मिला था। और 1698 में अंग्रेजों को 3 गांव मिले। कौन कौन से गांव मिले? सूतानाटी, गोविंदपुर और कालीकाता। ये कालीकाता कोलकाता से ही बना है ना, पहले कलकत्ता बोलते थे इसलिए कोलकाता कहा, कोलकाता क्योंकि इसका नाम कालीकाता इस तरीके से था पहले। यहीं पर इन्होंने कलकत्ता बसाया, तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता बसा दिया। अब आप देखिए, जो आज भारत के महानगर हैं, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, और भारत के 3 अलग अलग भागों में, एक साउथ में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, 3 जगह इन्होंने बड़े बड़े कारखाने लगा दिए। और ये ही बाद में बेस बनेंगे, इनका आर्थिक बेस बनेंगे, साम्राज्य का बेस बनेंगे, और यही बाद में इनकी 3 प्रेसिडेंसी बनेगी, तीनों प्रेसिडेंसी बनेगी, यानी 3 राज्य बनेंगे बड़े।
तो इन्होंने 3 जगह स्थापित कर लिया साहब। अभी तक तो देखिए औरंगजेब जिंदा है, 1698 तक तो कुछ कर नहीं पाए, बस व्यापार ही बढ़ा रहे हैं। अब व्यापार बढ़ाने के साथ साथ और काम भी करेंगे, तो और काम क्या करेंगे वो देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं मुगलों के बारे में। अब मुगलों के बारे में क्यों बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि 1700 ईस्वी तक तो अंग्रेज, यानी मैंने अभी बताया कितना बताया, 1698 में इनकी ताकत हो गई। इनकी क्या ताकत हो गई, इनकी ताकत हो गई कि आर्थिक रूप से सक्षम बन गए, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब ये आर्थिक रूप से सक्षम भी हो गए, औरंगजेब भी मर गया, उत्तर मुगल भी जो है कमजोर हुए, और ये थोड़े थोड़े करके पुर्तगालियों को तो उन्होंने पहले ही हरा दिया था 1612 में, तो डच, डेनिश, फ्रेंच को भी हराएंगे और काम कर लेंगे। लेकिन इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सेंट्रल है। अगर मुगल साम्राज्य कमजोर नहीं होता तो कभी भी अंग्रेज भारत में शासन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास एक बड़ी आर्मी थी जो अंग्रेजों को हरा सकती थी। अंग्रेजों को तो उस समय खंड खंड भारत मिला, एक छोटे टुकड़े को उन्होंने हथिया लिया, उससे आर्मी की मदद ली, धन लिया, दूसरे को हरा दिया, दूसरे से मदद ली, तीसरे को हरा दिया, फूट डाला, आपस में राजाओं को लड़ाया और हरा दिया। उत्तरवर्ती मुगल के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। उत्तरवर्ती मुगल के बारे में मैंने एक एक राजा के बारे में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी लिख दी है। मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा ना तो भी आप सारे पढ़ लेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है, शाहे बेखबर किसको कहा जाता है? शाहे बेखबर का मतलब होता है हेडलेस किंग। हेडलेस किंग का मतलब दिमाग तो था ही नहीं, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं था। सबसे ज्यादा उम्र में राज करने वाला राजा था ये। 65 की उम्र में तो भाई साहब ये राजा बने। हालांकि डरने की बात नहीं है, मोदी जी भी 64-63 में प्रधानमंत्री बने थे, तो 65 की उम्र में राजा बने। मोदी जी का तो दिमाग है, खैर इनका दिमाग नहीं था। शाहे बेखबर, हर चीजों से बेखबर रहते थे, पता ही नहीं था राज्य के शासन में क्या चल रहा है। बहुत कम समय इनको शासन करने का टाइम मिला। इनके बारे में बस यही पूछा जाता है कि उत्तरवर्ती मुगल में सबसे पहला राज्य कौन था? 1707 से 1712 तक इन्होंने शासन किया। उस समय इन्होंने क्या नीति अपनाई? 2-3 नीति अपनाई। औरंगजेब की जैसे मृत्यु हुई तो ऐसा नहीं कि राजकाज ढह गया पूरा, भाई नया राजा बना है, कमजोर है कि नहीं हो तो धीरे धीरे पता लगता है ना। तो इन्होंने क्या किया? सिखों से समझौता कर लिया सब, है ना, सिखों से समझौता कर लिया इन्होंने। और क्या किया इन्होंने? बोला कि जो साहू, मैंने बताया था आपको, संभाजी का लड़का, शिवाजी का पोता साहू, जिसको अंग्रेजों ने, औरंगजेब ने कैद किया हुआ था, इन्होंने बोला कि छोड़ दो इसको। क्यों छोड़ दो? एक तो मराठा थोड़े खुश हो जाएंगे, दूसरा दक्षिण भारत में उस समय शिवाजी का दूसरा पोता, शिवाजी का दूसरा लड़का, राजा राम का लड़का शिवाजी सेकंड राज कर रहा था। इन्होंने बोला कि इस पोते को भी छोड़ दो। तो शाहू और शिवाजी सेकंड लड़ेंगे, येशुबाई और ताराबाई देवरानी जेठानी लड़ेंगी, तो मराठा उधर बिजी हो जाएंगे। सिखों से समझौता कर लिया है, दूसरे लोगों से समझौता कर लेते, अपने राज्य को बचा लेते। तो इस तरीके की नीति इन्होंने अपनाई। तो देखिए इन्होंने अजीत सिंह को भी मान्यता दे दी। इन्होंने बोला कि राजपूतों को भी खुश कर दो। अजीत सिंह मैंने बताया था मारवाड़ यानी जोधपुर के राजा के बेटे थे, जन्म के बाद पैदा हुए थे, इसलिए मान्यता नहीं थी। दुर्गादास राठौड़ ने इनका संरक्षण किया, लेकिन इनको मान्यता दे दी किसने? शाहे बेखबर ने। तो काम तो दिमाग का किया इन्होंने, लेकिन शाहे बेखबर कहलाते हैं। शाहू को कैद से मुक्त कर दिया। उपाधि इनकी शाह आलम की थी, ठीक है ना, ये उपाधि ली थी इन्होंने। तो यही चीजें बस इंपॉर्टेंट इनके लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है साहब। दूसरे कौन बने? ये पहले नंबर के। दूसरे नंबर के बने जहादर शाह, बस मुंह दिखाई के लिए 1 साल के लिए बने। अब 1 साल के लिए कोई राजा बनेगा तो सोचिए कैओस तो होगा ही होगा ना, अव्यवस्था तो होगी ही होगी। तो ये इन्होंने जय सिंह 2 को मिर्जा राजा सवाई जय सिंह की उपाधि दी, आमेर के राजा थे, ये तो ठीक है, ये भी खुश करने में पड़े हैं। इन्होंने अजीत सिंह को मान्यता दी, इन्होंने अजीत सिंह को सूबेदार बना दिया गुजरात का, आप सूबेदार बन जाओ, मनसबदार बन जाओ। ये लापरवाह और लंपट मूर्ख थे, पागल व्यक्ति था, एक नंबर का पागल व्यक्ति था, यानी कि कुछ भी इसको समझ में नहीं आता था और मूर्खों वाली हरकतें करता था। He has given the right to take Choth and Sardesh Mukhi to south. His relation has relation with the dancer named लाल कुंवर। ये पागल इसलिए बोला जाता है कि लाल कुंवर नाम की एक डांसर थी वहां पे, और इसकी तो किस्मत थी रानी बनने की, तो डांसर तो रानी बन गई, क्योंकि इसने रानी बना दिया इसको। अब रानी बना दिया, लाल कुंवर बोले साहब उठो तो उठ जाए, बैठो तो बैठ जाए। लाल कुंवर ने बोला एक दिन कि साहब मैंने यमुना में किसी नाव को डूबते हुए नहीं देखा है, आपने देखा है क्या? बोले मैंने नहीं देखा, लेकिन आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। बोला साहब की नाव लाओ और यमुना में डूबा होता कि रानी साहब देख पाए कि कैसे नाव डूबती है। तो इतने तरीके का लंपट मूर्ख था, पागल व्यक्ति था ये। हाँ, इसने एक समझदारी का काम ये किया कि राजपूतों से थोड़ी अच्छी बनाई तो दिक्कत नहीं हुई। वैसे भी राजपूत उस समय उतने सशक्त नहीं हुआ करते थे। और इसने क्या किया? सरदेश मुखी और चौथ वसूल करने का अधिकार साहू को दे दिया। साहू को छोड़ दिया और साहू को अधिकार भी दे दिया। साहू को इन्होंने छोड़ा, साहू को अधिकार दे दिया। चौथ और सरदेश मुखी मैं आपको मराठा पढ़ाऊंगा, तब ध्यान पढ़ाऊंगा। चौथ का मतलब होता है 1/4। तो मराठा जिस राज्य पर आक्रमण न करें, विदेशों से आपकी रक्षा करें, उसके लिए चौथ वसूला जाता था। दूसरा सरदेश मुखी होता था कि देशमुख होते थे,
किसी जगह से रेवेन्यू वसूल करने वाले, और उन सरदेशमुखों के ऊपर होता था, उन देशमुखों के ऊपर होता था सरदेशमुख, यानी आप समझिए कलेक्टरों का कलेक्टर। देशमुख होते थे जो राज्यों से रेवेन्यू वसूल करते थे, और मराठा बोलते थे कि हमारे एरिया में हम सरदेशमुख हैं, हम जो हेड मास्टर हैं, तो जितना आप रेवेन्यू कलेक्ट करोगे उसका 1/10 हमें दो। तो सरदेशमुखी 1/10 ये लेते थे, 1/4 चौथ लेते थे। तो मराठाओं का ये कर लेने का तरीका था, इस कर से बहुत परेशान थे, इसलिए मराठाओं को पानीपत के तीसरे युद्ध में कोई मदद नहीं करता है कि लूटपाट ही करते रहते हैं साहब, कभी राजपूतों को लूटा, कभी किसको लूटा, कभी किसको लूटा। तो ये जो है ये काम था इनका। तो लाल कुंवर का लंपट मूर्ख, शाहे बेखबर, ये उपाधियां पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। लंपट मूर्ख और ये बेखबर, तो पागल व्यक्ति था ना, इनसेन। ये दोनों मैंने आपको बता दिए, 2 राजा हुए। अब क्या होगा, मुगल साम्राज्य में राजा बनाने वाले लोग आएंगे, सैयद बंधु इनको बोलते थे। ये क्या करते थे कि नया राजा बनाओ, तो कठपुतली राजा बनाते थे। इनका अधिकार रहा काफी टाइम तक, और मुगल साम्राज्य में मुगल जो उस समय बड़े सशक्त थे 1707 तक, तो ऐसे घिरे बाद में कोई 1 साल के लिए, कोई 3 महीने के लिए, कोई 4 महीने के लिए कोई भी आ रहा है और सुल्तान का कत्ल करके जा रहा है, इस तरीके से होने लग गया था, इसलिए ज्यादातर शासन कमजोर हुआ। तो ये सैयद बंधु कौन थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो किंग मेकर सैयद बंधु आए, इन्होंने किसको राजा बनाया, फर्रुखशियर को राजा बनाया। ये फर्रुखशियर भी बहुत अलग तरह का व्यक्ति था साहब, इसको घृणित कायर बोलते हैं। घृणित कायर क्या, एक तो कायर था, कायर था का मतलब ये कि वैसे तो कायर था, किसी काम का नहीं था, डरता था, लेकिन घृणित कैसे था, इसने जब इससे पहले वाले जहादर शाह की मृत्यु करवाई ना, तो उसका सिर घुमाया पूरे सिटी में। ये जहादर शाह की हत्या करवाई किससे, इनसे, अब्दुल्ला हुसैन अली, ये सैयद बंधु थे, इनसे हत्या कराए, पूरे शहर में घुमवाया उसको। तो घृणित काम करते थे, है ना, ऐसे काम करते थे जो लोगों को घृणा पैदा करें, और कायर भी थे, तो घृणित कायर इनको बोला जाता है। शाहे बेखबर बहादुर शाह, लंपट मूर्ख जहादर शाह, घृणित कायर फर्रुखशियर। एक तो ये काम इनका था। दूसरा, इन्होंने क्या किया कि नए लोगों को घर में एंट्री दे दी कि ठीक है हम आपकी मदद से राजा बनते हैं। तो राजा बनाने वाले इनको बना सकते हैं, दूसरों को बना सकते हैं। तो आने वाले करीब करीब 10 सालों तक सैयद बंधुओं का शासन रहता है साहब। वो कठपुतली राजा बनाते, 4 राजाओं को उन्होंने बनाया। एक राजा तो थे फर्रुखशियर, 2 राजा और बनेंगे, 2-2 3-4 महीने के लिए, और एक राजा और बनेगा, वो उनको मरवा देगा फिर। तो इनका नाम था अब्दुल्ला खां, और ये वजीर बनाया था। अब्दुल्ला खां को इसने क्या बना दिया, वजीर बना दिया साहब, मेन प्रशासनिक हेड बना दिया। हुसैन अली को मीर बख्शी बना दिया, मीर बख्शी का मतलब होता है सेनापति बना दिया था। सेना दे दी, प्रशासन दे दिया, बचा क्या इनके पास में, कुछ भी नहीं बचा। तो ये व्यक्ति था ये, ठीक है। एक काम और इसने क्या किया, इसको एक डॉक्टर ठीक करने के लिए आया साहब, इसको कुछ बीमारी हो गई थी, सर्जन आया विलियम हैमिल्टन नाम का डॉक्टर आया, इसके इलाज के लिए आया था। इसने इलाज से इतना खुश होकर बोला कि 3000 रुपए में आप हमारे यहाँ पे कहीं पे भी व्यापार करो, कोई कर नहीं लेंगे आपसे। ये जो इसकी गलती थी ना, इसी के कारण प्लासी की लड़ाई होगी, ध्यान रखिएगा, इसकी गलती के कारण प्लासी की लड़ाई होगी। 3000 के बदले में मुगल साम्राज्य के किसी भी भाग में व्यापार करो बिना टैक्स के। ये विलियम हैमिल्टन नाम के डॉक्टर ने इसके इलाज के लिए किया, तो इसने एक फरमान जारी कर दिया, क्योंकि राजा तो था ही है, और ये फरमान जारी किया, व्यापारिक छूटें मिली इसको। ये मैंने आपको बता दिया, शाही फरमान था या रॉयल ऑर्डर था। शाही फरमान को हम क्या बोलते हैं, रॉयल ऑर्डर, रॉयल ऑर्डर। तो ये साहब इन्होंने शाही फरमान जारी कर दिया। तो ये था फर्रुखशियर। अब किंग मेकर कौन बन गए, अब्दुल्ला बंधु बन गए, अब्दुल्ला क्या सैयद बंधु बन गए। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ये दोनों बन गए वजीर, और यही बन गए किंग मेकर। जब 19 में इसको भी मरवा दिया साहब, इनको फर्रुखशियर को भी खत्म करवा दिया इन्होंने। फर्रुखशियर को खत्म करके 2 छोटे छोटे राजाओं को बिठाया, जिनका किताब में जिक्र होता ही नहीं है कई बार, रफीउद्दौला, रफीउद्दरजात। तो रफीउद्दौला, रफीउद्दरजात जो थे, ये तो थोड़े टाइम के लिए बने, बस 2-3 महीने के लिए। ये तो फरवरी टू सितंबर 6 महीने में तो निपटा दिए इनको, एक एक करके बिठाया, कत्ल किया, दूसरे को बिठाया, कत्ल किया, तीसरे को बिठा दिया। तो अब आप देखिए, सैयद बंधुओं के हाथों से 4 राजा मैंने बनवाए, मैंने बनवाए मतलब मैंने नाम बताए थे, फर्रुखशियर, रफीउद्दरजात, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह। ये 4 राजा जो हैं सैयद बंधुओं ने बनाए। किंग मेकर के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, अब्दुल्ला, और ये मैंने बताया आपको, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सैयद बंधु नाम तो कभी नहीं पूछा गया, बस यही पूछा गया कि कौन फेमस थे। तो सैयद बंधु जो है किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध थे, ध्यान रखिएगा। इनको नृप निर्माता बोला जाता है, किंग मेकर। नृप का मतलब हिंदी में राजा, इंग्लिश में राजा होता है, तो इनको बोला जाता है। ये भाई साहब भी इन्हीं की मदद से बैठे, कौन, मोहम्मद शाह। लेकिन ये ज्यादा जिंदा रहे, क्यों जिंदा रहे, क्योंकि इन्होंने किंग मेकर को निपटा दिया। इन्होंने सोचा कि अगर मुझे ज्यादा समय तक राज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको हटाना पड़ेगा। लेकिन जैसे इनको हटाया तो ये तो साहब क्या हो गए,
रंगीले हो गए साहब। रंगीले होने का मतलब इनका नाम ही है मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। काम वासना इधर खो गई है ना, महिलाओं में चले गए, हरम में चले गए, वहीं पड़े हैं। इस तरीके से इन्होंने राज किया बहुत टाइम तक, और इन्होंने किंग मेकर को तो हटा दिया, लेकिन भोग विलास में इतने लिप्त हो गए कि ये अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पाए। जब बाद में उधर पता लगा नादिर शाह को कि अच्छा ऐसे जीवन जीते हो बेटा, हम आते हैं, तो नादिर शाह ने आक्रमण किया, लड़ा इन्होंने। करनाल के यहाँ पर युद्ध हुआ 1738 में और हारे गए, बंदी बना लिए गए। नादिर शाह आया, सब कुछ लूट पाट के, वो मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन, कोहिनूर हीरा सब लेके नादिर शाह चला गया अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान, नादिर शाह को ध्यान रखिएगा नेपोलियन ऑफ ईरान बोला जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी थी उसने। तो ये देखिए यही सारी चीजें, सैयद बंधुओं की मदद से राजा बना, लेकिन बाद में षड्यंत्र करके उनको मरवा दिया। रंगीला के नाम से जाना जाता है। इसके शासन में चूंकि ये कुछ कामकाज ध्यान देता नहीं था, तो इसके शासन में कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। कौन? अवध में नया राज्य बना, हैदराबाद में बना, क्योंकि अब जब आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो आपके सामंत सोचेंगे कि राजा ही बेकार है, तो हम तो अपना राज्य अपने आप चलाते हैं, कर वर देंगे नहीं। तो हैदराबाद, बंगाल, भरतपुर इसी के कार्यकाल में ये हुए। और इसी के कार्यकाल में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। मैंने आपको बताया है 1739, ध्यान रखिएगा, और 38 और 39 है, 2 साल तक वो रहा। और करनाल का युद्ध लड़ा उसने। कौन सा युद्ध लड़ा? करनाल का युद्ध। करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने उसको पराजित किया और बंदी बना लिया। और इसने क्या किया? निजामुल मुल्क को अपना वजीर बना लिया। ये निजामुल मुल्क जो है बड़ा खतरनाक व्यक्ति है भाई साहब, यही बाद में अहमद शाह अब्दाली को लेके आएगा, है ना। तो इसने वजीर बना दिया नादिर शाह ने इसको, निजामुल मुल्क को, और इनको तो बंदी बना लिया, लूट पाट के सारी चीजें लेके चला गया। तो ये इनकी कहानी थी। अब हम आ गए 1748 में, तो भारत की तस्वीर भी देख लेते हैं कि 1748 में भारत किस तरीके से बना हुआ था। तो आप देखिए, ये था भारत। देखिए मराठा एम्पायर जो है ये इस तरीके से फैल रहा है ना। मुगल तो सिमट गए, अवध बन गया, बंगाल बन गया, हैदराबाद बन गया, सारे स्वतंत्र राज्य बन गए, तो पूरा जो है फैल गया। मराठा शक्तिशाली थे, क्योंकि इस समय मराठाओं में पेशवा की सत्ता आ गई थी। बालाजी बाजीराव, इस तरीके से जो है वो लोग आ गए थे। तो मराठा एम्पायर बहुत फेमस था। ये राजपूताना है थोड़ा सा ना, ये बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, मेवाड़, इस तरीके से है। तो ये मराठा है, ये राजपूताना है। ये हिंदू शासन इसलिए ये भगवे में दिया है, बाकी ये राजपूताना है। ये मराठा है, ये हैदराबाद है, ये मैसूर है ना। ये कार्नेटिक रीजन जो हम पढ़ेंगे, कार्नेटिक रीजन में ही जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का संघर्ष होगा, हैदराबाद और यहाँ पर। ये आपका मैप ध्यान रखिएगा आप। तो ये 1750 एडी का मैप है। और अब जो है अंग्रेजों की सत्ता देखिए, ये यहाँ पर अंग्रेज, तो ये सूरत में ये लिखा है यहाँ पर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये आप मैप ध्यान रखिएगा, कितना अच्छा मैप है, एकदम अच्छी क्वालिटी का मैप है। ब्रिटिशर्स कहाँ कहाँ पर हैं? ब्रिटिशर्स सूरत में है, बॉम्बे में है, मद्रास में है, वाइजैग में है, और यहाँ बंगाल में भी यहाँ बता नहीं रखा, क्योंकि बंगाल में 1698 में आ गए थे वो। पुर्तगीज कहाँ कहाँ है? तो मैंने बताया पुर्तगीज तो सिमट गए थे, दीव, दमन, बसीन, गोवा, बस यहीं हट गए थे। डच कहाँ कहाँ पर है? डच यहाँ पर है, 2-4 जगह है, डचों को हरा देंगे बाद में ये। डेनिश कहाँ है? फ्रेंच कहाँ है? तो इस तरीके से ये है यहाँ पर। 1750 की स्थिति है। मुगल होते जा रहे हैं डिक्लाइन, मराठा बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मराठाओं की किस्मत क्या होगी कि 1750 का तो मैप है, और 1761 में नादिर शाह की जो मैं बात कर रहा हूं, तो नादिर शाह का एक सेनापति आएगा अहमद शाह अब्दाली, और अहमद शाह अब्दाली मराठों को हरा देगा। तो अब आप बताइए मुझे, अंग्रेजों को रोकने वाला कौन दिख रहा है मराठों के बाद में? राजपूत तो कुछ कर नहीं रहे, मराठा हार जाएंगे। अब कौन रहा? बंगाल पे अंग्रेज आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में ले लेंगे, तो अंग्रेज ही बचेंगे बस राज करने के लिए। तो वो धीरे धीरे कहानी मैं आपको बताता जा रहा हूं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, किस तरीके से मुगल और डिक्लाइन होते हैं। ये मैप बीच में इसलिए लाया कि मैप देखने से आपको पता रहेगा। तो देखिए मैंने जैसा बताया कि मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में अहमद शाह आता है, कुछ ही टाइम रहता है, और कुछ ही टाइम रहता है। इसी के समय अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 2 बार आक्रमण किया था। और सफदर जंग, जो अवध का नवाब था, सफदर जंग, अवध एक नया राज्य बना था, मैंने बताया स्वतंत्र राज्य बना था। अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, इधर मुगल बच गए। तो अवध का जो नवाब था सफदर जंग, उसको मुगलों ने अपना वजीर बनाया कि साहब हमें सलाह दो, आप बताइए अब कैसे मुगल टिकेंगे। तो सफदर जंग को इन्होंने अपना वजीर बना लिया। अहमद शाह अब्दाली ने भी आक्रमण किया इस पर, लेकिन ये अहमद शाह को जो है इसकी मृत्यु के बाद में आलमगीर II नाम से एक व्यक्ति बना राजा। और अहमद शाह अब्दाली ने 1757 में एक और बार आक्रमण किया। ये अहमद शाह अब्दाली कौन है? अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सेनापति है। कोहिनूर और मयूर सिंहासन नादिर शाह से अहमद शाह के पास में आ जाता है। अगर आपने पानीपत मूवी देखी है तो संजय दत्त का रोल जिसने किया है वो है अहमद शाह अब्दाली।
उसको ये व्यक्ति बुलावा देता है। अहमद शाह को बार बार कौन बुला रहा है? ये वजीर निजामुल मुल्क। ये सोचता है कि मेरा प्रॉफिट हो, खुद की संपत्ति कमाने के लिए निजामुल मुल्क, उस मूवी में बताया गया है कि वो आता है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया। इसके समय वजीर कौन था? इमादुल मुल्क था। अब ये जो इमादुल मुल्क था ना, ये मराठाओं का था, मराठा का समर्थक था। ये मराठाओं का समर्थक था। तो मराठाओं का समर्थक था, और जो इमादुल मुल्क वजीर बना, इमादुल मुल्क किसको हटा के वजीर बना? ये जो मैंने नाम बताया ना, कहां पर? निजामुल मुल्क को। तो ये निजाम उल मुल्क और इमादुल मुल्क, ये दोनों जो है निजाम उल मुल्क, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। पहले वजीर हुआ करता था ये, अब वजीर बन गया, क्योंकि मराठा फैलते जा रहे थे। मराठाओं ने आलमगीर को बोला कि इसको हटाओ, वजीर इसको बनाओ, इसने बना दिया इमादुल मुल्क को। तो अब नजीम उल मुल्क बदला लेगा। बदला किससे लेगा? खुद में तो ताकत है नहीं, खुद में ताकत नहीं, तो अब्दाली को बुलाएगा कि साहब आओ और आक्रमण करो एक बार और। वो जब आएगा उसके कहने पर, तो उसी में पानीपत का तीसरा युद्ध होगा। ठीक है, इसी बीच क्या होता है? इसी बीच ये होता है कि आलमगीर की हत्या कर दी जाती है इमादुल मुल्क के द्वारा। मराठाओं के कहने पर बादशाह को मार दिया। बादशाह को मार के एक नया कठपुतली शासक बिठा दिया, कठपुतली शासक बिठा दिया, इमादुल मुल्क के द्वारा राजा बनाएगा, और बाद में मराठाओं के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। उन्हें 1760 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो ये जब इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु के बाद में शाहजहां नाम का एक व्यक्ति शासन करता है, उसको ये इमादुल मुल्क मराठाओं के कहने पर मार देता है, और मराठा बाद में 1760 में यहां पर आक्रमण करते हैं। तो मराठा अब क्या इतने पावरफुल हो गए थे कि मुगलों से भी चौथ वसूल करने लग गए थे कि भाई आपको अहमद शाह अब्दाली से अगर चाहिए कि वो आपके उधर आक्रमण नहीं करे तो हमें चोट दो, हम आपकी रक्षा करेंगे। और उसी रक्षा के बदले में चूंकि 1760 आ गया है, अब ये बोलेगा अहमद शाह अब्दाली को कि भाई साहब आओ, अब यहाँ पर स्थितियां खराब है, यहाँ बादशाह का कत्ल हो जाता है बात बात पे। अब शाहजहां को बना दिया इन्होंने, अब किसी और को बनाना चाह रहे हैं, तो अब आप आ जाइए, हमला करिए। तो अहमद शाह अब्दाली आएगा, इधर से मराठे चूंकि चौथ लेते थे तो इनको बचाने आएंगे, और मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ही पानीपत का तीसरा युद्ध होगा। लेकिन वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे, आगे बातें करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।